Hello everyone, welcome to New Era. Let's begin the discussion. और देखो ऐसा है कि मैंने अभी 11th का तुम लोग को बता दिया था, है ना। 11th का तुम लोग को बता दिया था मैंने। अब इस लेक्चर में तुमको मैं 12th के लिए बताऊंगा, है ना। 12th के लिए क्या एग्जैक्ट ऑर्डर होना चाहिए, है ना। किस वे में, किस सिस्टमेटिक वे में हमको लेके चलना है 12th को, एंटायर 12th क्लास के सारे चैप्टर्स को किस वे में हमको लेके चलना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में देखो ऐसा है कि हर चीज़ें अवेलेबल हैं तुम्हारे पास, है ना। बहुत सारे मतलब प्राचुर मात्रा में कहा जाए तो मतलब एकदम एबडेंट क्वांटिटी में तुम्हारे पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन उसका एक सही यूज़ क्या होना चाहिए ना, एक सही वे क्या होना चाहिए। क्योंकि देखो यार क्या होता है, तुम लोग बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हो मार्केट से और फिर पढ़ते तो कुछ हो नहीं, है ना। पढ़ते तो कुछ हो नहीं, इतनी सारी चीज़ें तो पढ़ तो लोगे नहीं, है ना। जितनी सारी चीज़ें तुम लोग कलेक्ट करते हो ना उतनी न ज़रूरी है, ना ही उतनी ज़रूरी है, और ना ही तुम उतनी पूरी पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो। लेकिन शुरुआत में तो एक जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। हाँ वो दोस्त मेरा वहाँ कर रहा तो वो वाला मटेरियल मिल जाए, मेरा दोस्त यहाँ कर रहा तो ये वाला मटेरियल मिल जाए। सारी चीज़ें तुम लोगों को चाहिए होती हैं। लेकिन देखो एज सच देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है। और मैंने कहा बता भी दिया कि भाई अगर किताब कलेक्ट करने से या फिर नोट्स कलेक्ट करने से कोई आदमी बहुत बड़ा विद्वान हो जाने वाला होता तो मतलब समझो कि फिर जिसकी भी किताब की दुकान है सबसे बड़ा ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति वही है ना। फिर यही सोचो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो देखो ऐसा है बेटा कि इसको आप लोगों को ऑर्डर ऑफ, मैं 12th के लिए आपको बताने जा रहा हूँ ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स फॉर IIT JEE क्लास 12th, ठीक है। किस वे में क्लास 12th को आपको करना है। देखो एज सच क्या होता है, क्लास 12th का सबका सिलेबस सेम ही होता है। सबका सिलेबस सेम, मतलब सिलेबस क्या मतलब जो ऑर्डर होता है वो सेम ही होता है, सबका सेम ही होता है। आप कहीं स्टैंडर्ड बुक्स में जाओगे लगभग सेम ही होता है। लेकिन फिर भी मैं 99.99% गारंटेड सिक्योरिटी के साथ आपको मैं चीज़ें बताऊंगा ताकि आप एग्जैक्ट आपको मालूम रहे कि हाँ इसी वे में करना है। और मैंने आपको बता दिया है कि जो मैंने अभी 11th का कराया था 11th वालों के लिए था, वो ये 12th वालों के लिए है। ड्रॉपर्स इसको अच्छे से देख सकते हैं, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, जो मैं इसमें बता रहा हूँ इसको आप एक पन्ने में लिख लेंगे, प्रॉपर बढ़िया ब्लैंक पेज में बढ़िया अच्छे से लिख लेंगे। और इसको अगर आप ऐड कर दीजिएगा आपके नोट कॉपी में फर्स्ट पेज पे ही, ताकि आपको एक गुड आइडिया रहे चीज़ों को करने का, है ना, एक गुड आइडिया रहे। अच्छा चलो आ जाओ, हम लोग 12th पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स करना है, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स करना है, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स करना है, देन आपको डिटर्मिनेंट करना है। क्योंकि देखो ऐसा है कि जो ये डिटर्मिनेंट इंटर रिलेटेड टॉपिक है और जो डिटर्मिनेंट है ये मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के थ्रू ही डिफाइन होता है। तो इसीलिए ये मतलब मस्ट है कि आप इन दोनों को पहले करें, है ना। पहले मैट्रिक्स करें देन डिटर्मिनेंट करें। और देखो ऐसा है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ना। क्वेश्चन एडवांस में और क्वेश्चन एडवांस में और तुम्हारे मेंस में पक्का है आएगा। और मोस्टली इसका अच्छा यूज़ तुमको अभी तो दिखता ही है, बाद में जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो उसमें पहला टॉपिक अलजेब्रा में बस यही है ही। अलजेब्रा में देखा जाए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो बस यही है ना। तो ये करना है तुमको, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर तुमको अब तुम्हारी एंट्री किस पे होगी, तुम्हारी एंट्री अब यहाँ से होगी कैलकुलस पे। तुमको 11th पे जहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वो एकेडमिक लेवल के हिसाब से तैयार करना है। लेकिन यहाँ पे 12th में ये थोड़ा सा बड़ा होता है टॉपिक, मतलब अगर 12th के बेस से देखा जाए तो। और फंक्शन थोड़ा सा आपको एक अच्छे तरीके से करना है, चाहे एकेडमिक लेवल के लिए ही करना हो 12th में, चाहे IIT JEE लेवल ओरिएंटेड ही करना हो, आपको अच्छे से करना है फंक्शन को, है ना। क्योंकि यहीं से आपकी कैलकुलस स्टार्ट होती है ना। और इसको पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, वही वाला हाल है ना। तो फंक्शन आपको पहले करना है ना। फंक्शन बहुत अच्छे से करना है। हाँ फंक्शन में ही मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताऊंगा और फंक्शन में ही सेल्फ इंक्लूडेड होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, है ना। इसी जब टॉपिक को पढ़ा दिया जाता है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ स्टार्ट किया जाता है। दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फंक्शन के अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है। और तो ये फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मैंने एक टॉपिक ऐड किया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
इसको बहुत लोग ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ITF, ठीक है, ITF भी बहुत लोग बोलते हैं, इसको ITF भी बोला जाता है। तो देखो ऐसा है कि जो ये ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे मैंने इसलिए इंक्लूड किया है तो जो तुम 11th में पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, SOT POT जिसको बोलते हो, तो उसके बाद मैं उसके मतलब बाद ही एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। और देखो इसको इसलिए यहाँ पे लिया क्योंकि फंक्शन का इन्वर्स यहाँ पे किया जाता है ना, जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं उनको थोड़ा सा चेकअप करना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने फंक्शन के बाद ही लिया है। और उसी टॉपिक का यूज भी है ना, जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं 11th में, सो इसको यहाँ पे लेना गुड था, है ना, और 12th में है भी, तो इसीलिए फंक्शन के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। देन इटसेल्फ आपका आ जाता है अच्छा टॉपिक, लिमिट्स, है ना, इसमें भी एक स्टार लगा लो बेटा जी, लिमिट्स आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब कैलकुलस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस अभी मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। तो चलो लिमिट्स हो गया, है ना। फिर इसी वे में करना है आपको, है ना, ऑर्डर यही होना चाहिए, इससे आपको कहीं पे मतलब स्विच नहीं करना दूसरे टॉपिक पे, है ना, नहीं तो सब खराब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखो यार, मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे करो, मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन आए हैं IIT एडवांस में, जो भी टॉपिक्स हुए हैं, चाहे जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस हो, इतने सारे हुए हैं 10 साल के बीच में पेपर्स, और तुम्हारे जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हुए हैं, जितने भी BHU BSc, हर जगह मैंने हर जगह से कंक्लूड किया है चीज़ों को, है ना, मैंने बाकायदे कंक्लूड किया है, तब मैं इस चीज़ पे मैंने पहुंचा हूं कि ये होता है इसका करेक्ट वे, यही होना भी चाहिए, है ना, ताकि जो इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं उनकी वजह से तुम्हारा कोई दूसरा टॉपिक फंसे ना, स्टक ना कर जाओ, है ना, ये फैल गए, क्या मतलब निकला। तो इसीलिए ऐसा है कि आपको लिमिट्स के बाद आपको करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। अच्छा, डिफरेंशिएशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें ट्रिपल स्टार लगा लो, डिफरेंशिएशन, ठीक है, इतना हो गया। हाँ, यहां से आपका स्टार्ट होता है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस में ही हैं अभी हम, डिफरेंशियल कैलकुलस में ही हैं अभी हम, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस में ही हैं अभी हम। और यहाँ पे रेट मेजर्स, एरर अप्रॉक्सीमेशन, और यहाँ पे दो टॉपिक और होते हैं, कौन से टॉपिक होते हैं, एक होता है तुम्हारा LMBT और एक होता है टेंजेंट नॉर्मल। यहाँ पे दो टॉपिक और ऐड करना है आपको, यहाँ पे 2 टॉपिक और ऐड करना है, रुको मैं अभी ऐड किए देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप टेंजेंट नॉर्मल लिख लो, यहाँ पे आपको लिखना है आप लोगों को टेंजेंट नॉर्मल, मतलब 9 टॉपिक ऐसे लिख लो कि, रुको मैं इसको अभी नीचे किए देता हूँ इस पर्टिकुलर, हाँ मैं अभी थोड़ा सा इसको ऑर्डर चेंज किए देता हूँ, आप लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक, ये हो गया, ठीक। अच्छा चलो, रेट मेजर्स एंड एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन आप कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट होगा, है ना, AOD स्टार्ट होता है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का ही पार्ट है। रेट मेजर्स, एरर अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद आप 9th नंबर जो टॉपिक लेंगे यहाँ पे, वो 9th नंबर टॉपिक होगा आपका LMVT। इसको बेसिकली लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम बोला जाता है।
आपको इसी ऑर्डर में करना है। एट मतलब रेट मेजर एरर अप्रोक्सीमेशन के बाद आपको एलएमबीटी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ही करनी है, ठीक है। फिर आपको जो 10th नंबर टॉपिक लेना है वो हो जाएगा आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। हाँ, फिर आपको 11 नंबर जो टॉपिक लेना है, इसमें जो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जितने भी ये टॉपिक हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि मेंस में तो पक्का है 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। एडवांस में भी पक्का है क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है। तो मोनोटोनिसिटी हो गया, टेंजेंट नॉर्मल के बाद ही आपको मोनोटोनिसिटी रखना है, ध्यान रखना है इस बात को, इसी ऑर्डर में आपको करना है, ठीक है। मैं इस पे स्टार बाद में लगाता हूं, पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। फिर आपको 12th नंबर पे आपको क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा करना है। फिर 12th नंबर में आपको क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा करना है। अब चीज ध्यान से सुनना, जितने भी ये टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हैं ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन सब टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना, इसी ऑर्डर में करना है, इसी ऑर्डर में करना है ना, इसी ऑर्डर में करना है। ऑर्डर इधर से उधर नहीं होना चाहिए बेटा, है ना, तभी आपको चीजें अच्छे से आप अंतिम में चीजों को कंक्लूड कर पाओगे, है ना। ये हो गया, ये इतने टॉपिक, ये 12 टॉपिक मैक्सिमम मिनिमा तक, ये सारा कैलकुलस हो गया, ये सारा सॉरी कैलकुलस तो है ही, ये जो टॉपिक हुए आपके, ये फंक्शन से लेके यहां तक 12th नंबर तक जितने भी आपके टॉपिक हुए ये सारा आ गया है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। ये पूरे 12th मैक्सिमा मिनिमा तक आपका सारा टॉपिक जितना भी हुआ ये सब आ गया है आपका, दिस इज योर डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस। चलो हाँ, इतना कुछ हो गया, ठीक है। चलो ये 10 टॉपिक तक हो गए। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे आते हैं हम लोग, अब आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस पे। आपको 13 नंबर पे जो टॉपिक करना है वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। कौन सा टॉपिक है, वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी ऑर्डर में करना है बेटा, इसी ऑर्डर में करना है, थोड़ा सा भी आप किसी दूसरे टॉपिक पे स्विच नहीं करना है, क्योंकि ये इसमें कंपलसरी है, ये मस्ट है कि आप जो भी टॉपिक लेते हैं उसको आपको पहले कंप्लीट करना है उस चैप्टर को, देन आपको दूसरे चैप्टर में स्विच करना है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये चीज जो बता रहा हूं, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज बता रहा हूं, अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित आपको बहुत बहुत फायदा होगा, बहुत बहुत फायदा होगा, है ना। और देखो ये और सारी स्टैंडर्ड बुक्स जो भी हैं इन पे लिखी गई हैं कैलकुलस पे, उनमें भी यही सेम ऑर्डर ही होता है ना, सेम ही ऑर्डर होता है ना। तो देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, देन उसके बाद आपको करना है डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन जिसको टॉपिक नंबर 14, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व करना है, इसी वे में लेना है बेटा, इसी वे में लेना है चीजों को, है ना, एरिया अंडर द कर्व करना है। अच्छा, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है आपका इंटरलेट, आप जैसे इंडेफिनिट करेंगे उसके बाद डेफिनिट करते हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एडवांस में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली एडवांस में बेटा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, देन उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन। ऐसा कहना गलत होगा कि इनडेफिनिट से क्वेश्चन कम आते हैं, डेफिनिट से ज़्यादा आते हैं, नहीं, इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको जब आपको इंडेफिनिट आएगा देन उसके बाद आप डेफिनिट करेंगे, दोनों टॉपिक से मिला के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एक गुड क्वेश्चन बनने की यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है ना। चलो, तो ये हो गया।
फिर आपको एरिया अंडर द कर्व, जैसे ही आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको एरिया अंडर द कर्व करना है। देन आपको फिर करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्यों बोला कि यहां पे करना है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली क्या है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना। तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे करें। जहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो मतलब ये कंपलसरी है कि हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आना चाहिए। तो फिर क्या है, यहीं पे ले लो टॉपिक को 16वें नंबर पे, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब। यहां से आपका कैलकुलस का एंडिंग हो गया है ना, कैलकुलस का यहां से आपके एंडिंग हो गया एक तरह से, है ना। तो ये इंडेफिनिट से पूरा यहां तक डिफरेंशियल इक्वेशन तक, दिस इज योर इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, यहां से ये आपका इंटीग्रल कैलकुलस हो गया और ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस कहां तक था बेटा, एक मिनट, डिफरेंशियल कैलकुलस कहां से कहां तक था, ये पूरा फंक्शन, ये पूरा फंक्शन से लेके आपके टेंजेंट नॉर्मल तक, फंक्शन से लेके टेंजेंट नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमा तक, है ना, 12 नंबर टॉपिक तक आपको इसी ऑर्डर में नहीं लेना। टेंजेंट नॉर्मल के बाद ही आपको मोनोटोनिसिटी, देन आपको मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है, ये लेना। ठीक है, चलो ये आपके डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, ये आपका इंटीग्रल कैलकुलस हो गया। ठीक है, अब आपको आना है अपने 17 टॉपिक पे। देखो यहां पे वेक्टर्स एंड 3D, आपको पहले यहां पे वेक्टर करोगे, पहले आपको वेक्टर करना है, वेक्टर के बाद आपको 3D करना है ना, वेक्टर के बाद आपको 3D करना है। 3D मतलब एंटायर 3D, मतलब उसमें आपका स्ट्रेट लाइन, है ना, प्लेन, है ना, सब कुछ आ गया, है ना, मतलब कार्टेशियन, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, सब कुछ आ गया उस पर। तो एंटायर 3D की मैं बात कर रहा हूँ। ये जरूरी है कि आप पहले वेक्टर्स करेंगे, देन आप 3D पे आएंगे। ठीक है, चलो ये टॉपिक जो है वेक्टर एंड 3D इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत मतलब मतलब इसमें जितने भी चैप्टर होते हैं वेक्टर और 3D के मिला के, तो इनमें ऐसा है कि आपको ये वेटेज अच्छा रखता है, आपका वेटेज 11-10% का रखता है जी एडवांस के पेपर में। क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से तो ज़्यादा ही घटो इसका वेटेज, है ना, वेक्टर्स एंड 3D। चलो अब आ जाते हैं हम अपने 18 नंबर टॉपिक पे, प्रोबेबिलिटी है, 19 पे एलपीपी, ये तो उतना है नहीं, है ना। तो अच्छा, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी देखो इटसेल्फ अपना खुद का इंडिविजुअल एक टॉपिक है, एज सच ये किसी चैप्टर से उतना रिलेटेड नहीं है। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बस की बात छोड़ दी जाएगा कि उसमें थोड़ा सा रिलेशन आ जाता है, अगर आप यूज़ करते हैं बहुत जगह पे। तो प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जो एज सच किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता है, और जहाँ पे भी हर जगह पे प्रोबेबिलिटी अंतिम में ही पढ़ाया जाता है, हर जगह पे भी, जहाँ पे भी IIT JEE के जहाँ पे भी हब बने हुए हैं, तो हर जगह पे प्रोबेबिलिटी आपके एंडिंग में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक as per your IIT JEE and as per your engineering mathematics and as per your other state competitive exam which is related to your mathematics, है ना। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का एक गुड आइडिया होना चाहिए, है ना, प्रोबेबिलिटी का एक गुड आइडिया होना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन डायरेक्टली जी एडवांस में आते हैं। हाँ, ये एक टॉपिक आपका बचता है 12th में, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं LPP, और लोग इसको LPP भी बोलते हैं, है ना।
आप लोग इसको बोल सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो इसको जो है आप कहीं पे भी बीच में कर सकते हैं, कहीं पे भी बीच में कर सकते हैं इसको। लेकिन देखो ऐसा है कि आपको जितने टॉपिक मैंने अभी बताए हैं, है ना, जितने टॉपिक मैंने बताए हैं ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस आपको बहुत अच्छे से करना है, कैलकुलस आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि देखो ये जो कैलकुलस है ये कहीं ना कहीं रैंक डिसाइडर होता है, आपका सिलेक्शन भी पक्का करता है। देखो ऐसा नहीं है यार, बहुत लोग क्या होता है कि जो फिजिक्स जिनका मजबूत होता है ना, फिजिक्स डोमिनेटिंग हो जाता है, बहुत लोग होता है केमिस्ट्री डोमिनेटिंग हो जाता है ना। तो देखो ऐसा है कि ठीक है, लेकिन आपको कैलकुलस आना चाहिए, क्योंकि आपको फिजिक्स अगर आपको भी पढ़ना है, मतलब फिजिक्स जैसे आप पढ़ते हैं तो फिजिक्स में ये आपका ज़रूरी है कि आपको कैलकुलस का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पे आपको कैलकुलस को डायरेक्टली यूज़ आपको करना पड़ जाता है ना, कैलकुलस का डायरेक्टली यूज़ करना पड़ जाता है। तो आपको गुड आइडिया होना चाहिए। और आपको जो मैथमेटिक्स में जो आईटी जेई ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं 12th के बेस से देखा जाए तो देखो ये आपका पूरा एक कैलकुलस है ना, इट्स 36-35% वेटेज रखता है। मैं इसके लिए अच्छा वेटेज वाला टॉपिक जो है उसका मैं वेटेज कितना कितना कौन कौन सा मतलब जिनकी ब्रांचेस है मैथमेटिक्स जितनी भी हैं तो कौन कौन सी मतलब कितना कितना वेटेज रखती हैं वो सारे चीज़ को मैं कंक्लूड कर दूंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में बना के ना, कितने कितने % का वेटेज होता है ना, और क्या कितना हार्डनेस का लेवल होता है, कितना ईजीनेस का लेवल होता है, मैं सारी चीज़ें उसमें कंक्लूड कर दूंगा। अभी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि ये इसका करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। आपको इसी ऑर्डर में चीज़ों को करना है ना, क्योंकि देखो ऐसा है बेटा कि मार्केट में बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है, मार्केट में बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है, और आपको किसी चीज़ में ऐसे भी फालतू का फंस नहीं जाना है। आप इसी वे में करिए चीज़ों को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जब इस वे में करेंगे चीज़ों को तो चीज़ें ईजिली वे में आपके माइंड में आएंगी, और आप किसी दूसरे भी इंटर रिलेटेड टॉपिक्स पे आप स्टक नहीं करेंगे, है ना। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि आप जितने भी टॉपिक कर रहे हैं इनको आप पहले पूरा कंप्लीट करते जाइए, देन दूसरे टॉपिक पे आप जाइए, है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप चीज़ों को सही वे में लीजिए, है ना, सही वे में चीज़ों को लीजिए, ठीक है। अच्छा अब देखो आपका ये मैंने 11-12 दोनों का बता दिया, ठीक है। मैं एक वीडियो में किसी में आपको कंक्लूड कर दूंगा कि कितने % वेटेज क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन क्या कैसे कैसे क्वेश्चन तो मैं आपको पर्टिकुलर चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इजी हार्डनेस और डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है ना, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कैलकुलस का कितना वेटेज होता है, ऐसा सच मैं बताते गया हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा एक ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा एक सर्कल ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर दूंगा, तो आपको एक अच्छा गुड आइडिया हो जाएगा कि कितना % वेटेज किसका कितना होता है। लेकिन मैं ऐसा आपको बोलूँगा कि आप वेटेज के पीछे मत जाइएगा, आप एंटायर मैथमेटिक्स को एक अच्छे वे में एक गुड वे में तैयार कीजिए, ठीक है। तो ऑन दैट हैप्पी नोट मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, पेजेस ऐड कर लीजिए, जो 11th वाले लड़के हैं 11th का ऐड कर लीजिए, जो 12th वाले लड़के हैं 12th का ऐड कर लीजिए। मैंने दोनों को अच्छे से आपको बता दिया, ठीक है। तो चलो आप लोग सब कुछ देखिए ऐसे ही, है ना, वीडियो को लाइक करिए, है ना, शेयर करिए, है ना। तो चलो ठीक है, थैंक यू, कीप शेयरिंग कीप लर्निंग, ठीक है, चलो।